हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ नासिर राथर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलर के साथ आए हैं और एक ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर और पॉलिटिकल फिलासफर के साथ आए हैं जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। देखो, ये जो कन्फ्यूशियस हैं ये चाइनीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जिनका असली नाम जो था वो कॉन्गजी था। ये 5th सेंचुरी बीसी का एक इम्पॉर्टेंट चाइनीज़ थिंकर है। देखो, इनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें इनके लाइफ और इनकी टीचिंग के बारे में एक ही टेक्स्ट में हमें मिलती है और उस टेक्स्ट का नाम है एनालिक्स और इसको चाइनीज़ में क्या बोलते हैं, लूनिया। कन्फ्यूशियस जो थे, कन्फ्यूशियस पैदा कब हुए थे? 551 BCE में। और कहाँ? एक स्मॉल स्टेट लू में। ये शिंडोंग पेनिसुला नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में पड़ता है। ये एक पीरियड से बिलोंग करते हैं और ये पीरियड कौन सा है जिसको चाइनीज़ हिस्ट्री में स्प्रिंग एंड एटम पीरियड बोलते हैं। देखो, इस स्प्रिंग और एटम पीरियड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम डिटेल में आगे और जाएंगे। और इसका मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट भी हैं जो मेंशन करते हैं कन्फ्यूशियस को कि कन्फ्यूशियस जो दूसरे एक पीरियड से भी बिलोंग करते हैं और वो पीरियड कौन सा है? चाइनीज हिस्ट्री में उस पीरियड को क्या बोलते हैं? वेरिंग स्टेट पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरिंग स्टेट पीरियड बोलते हैं। अब हम इन दो स्प्रिंग एंड एटमिन पीरियड और वेरिंग स्टेट पीरियड को समझने से पहले हम प्री कॉन्फ्यूशियस चाइना देखेंगे, यानी कॉन्फ्यूशियस से पहले चाइना कैसा था। चाइना में क्या चीज़ें चल रही थी। तो प्री कन्फ्यूशियन चाइना जो था वो दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज में या दो इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन में डिवाइड था। एक डायनेस्टी जो थी वो शेंग डायनेस्टी थी और दूसरी डायनेस्टी थी ज़ो डायनेस्टी। देखो, जो ये शेंग डायनेस्टी है, ये शेंग डायनेस्टी ना, ये सुपरस्टिशियस पे बिलीव करती थी, अलग अलग प्रैक्टिसेस पे, मतलब जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस वगैरह करना, इरेशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड था ये शेंग डायनेस्टी। और ये इनका रूल जो था वो क्रूअल था, यानी मतलब कि जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस करना किसी ऐसी चीज़ को, मतलब जैसे बारिश नहीं हुई तो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करो और उसके बाद बारिश आएगी। नो, ऐसा नहीं है। शेंग डायनेस्टी जो है टोटली इरेशनल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। और दूसरी जो डायनेस्टी है वो कौन सी है? ज़ो डायनेस्टी। देखो, जो ज़ो डायनेस्टी थी ये बहुत रैशनल थी और ह्यूमनिस्टिक थी। ये लोग जो थे बहुत विजडम वाले लोग थे, अक्लमंद लोग थे। हाँ, और ये वर्शिप भी करते थे यूनिवर्सल डाइटी को, जिसको चाइनीज़ में टियान बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हेवन बोलते हैं। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इस जो डायनेस्टी ने इस शांग डायनेस्टी को क्या किया? कॉन्कर किया। हाँ, और उसके बाद यहाँ पे एक रूल अपना जमा दिया और क्या डेवलप किया यहाँ पे? कीन बेस्ड फ्यूडलिज्म। यानी किसके बेस्ड पे? यानी एक इनहेरिटेंस के बेस्ड पे एक फ्यूडलिज्म का रूल यहाँ पे इन्होंने जमा दिया। कहाँ? शेंग डायनेस्टी में। देखो, फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म का मतलब ये है कि जो भी ऑफिसर्स होते हैं किंग के अंडर जो काम करते हैं उनको डायरेक्ट कुछ नहीं देना, मतलब वेल्थ उनको डायरेक्ट नहीं देना, जैसे कोई कॉइन हो, गोल्ड या सिल्वर, ऐसा कुछ नहीं देना उनको, बल्कि क्या? एक लैंड देना और उस लैंड से वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे जितना भी उनको लेना होगा। ऐसे एलोकेट करते थे क्या? जो पुरानी डायनेस्टीज होती थी। और ऐसी जो डायनेस्टी भी क्या करती थी? फ्यूडलिज्म के बेस्ड थे। रूलर जो ऑफिस थे उनको क्या करते? लैंड प्रोवाइड करते थे, बाद में वो ऑफिसर जो है लैंड से रेवेन्यू अपना हिस्सा ले लेते थे। ठीक है। और इनका रूल कैसा था? जब इन्होंने शांग डायनेस्टी के ऊपर रूल किया तो इनका रूल जो वो किल लाज था। हाँ, फोर्स और वायलेंस का यूज़ नहीं करते बल्कि रिचुअल्स का यूज़ करते थे वो। हाँ, लोगों के बोलते थे कि आप रिचुअल्स को यूज़ करो। हाँ, कोई स्पिरिचुअल रूल को आप क्या करो? फॉलो करो। और इनका जो भी स्टेट क्राफ्ट वगैरह था ये विर्चू को यूज़ करके जो है वो काम लेते थे। हाँ, और जो डायनेस्टी जो थी इसका रूल कैसा था? ये मॉरलिटी के बेस पे रूल करते थे। स्टेट क्राफ्ट और मॉरलिटी को कंबाइन किया जाता था। ठीक है। लेकिन 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो डायनेस्टी जो है ये डिक्लाइन होने लगी। जो फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी आए थे ये क्या करने, ये चैलेंज करने लगे। ठीक है। और क्या क्या हुआ कि किंगडम जो है, जब ये आपस में ही लड़ने लगे, जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह थे,
ठीक है नहीं। और जो यहाँ की किंगडम है ये फॉरेनर से इन्वेड की, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, लेट 5th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि जोर डायनेस्टी जो है कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई। अब यहाँ समझ लेना क्या, कंप्लीटली डिक्लाइन हो गई। और यही जो फेज है चाइनीज हिस्ट्री का, इसी फेज को स्प्रिंग एंड एटम पीरियड बोलते हैं। और इसी पीरियड से जो है कन्फ्यूशियस, इसी पीरियड में जो है कन्फ्यूशियस जो है वो उनका जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म इसी पीरियड में हुआ तो क्या हुआ कि जो कन्फ्यूशियस थे वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो पुराने दिन फिर से आ जाएं। जो जोर डायनेस्टी पहली थी वही चीज़ें फिर से हो जाएं। वो रिवाइव करना चाहता था ओल्ड एज को। हाँ, और इसी यही यही जो गोल था जो कन्फ्यूशियस का, यही उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बाद में, जब पूरा कंप्लीट कोलैप्स हो गया किसका, जोर डायनेस्टी का, जोर डायनेस्टी का पूरा कंप्लीट ख़त्म होगी, तो फिर कौन सा एक चाइनीज़ हिस्ट्री में एक अलग सा दौर आ गया। और उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ फेयरिंग स्टेट, ठीक है। ये कब है, जब कंप्लीट कोलैप्स हुआ, ठीक है। और इस पीरियड में ही जो कन्फ्यूशियस की टीचिंग थी उनको रियलाइज किया गया। कन्फ्यूशियस की टीचिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, किसमें, पीरियड ऑफ फेयरिंग स्टेट में। अब कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स क्या थी, अब टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस जो थी, बोलते हैं कि कन्फ्यूशियस नहीं बोलता था, कन्फ्यूशियस ऐसी चीज़ नहीं बोलता था कि मेरी टीचिंग जो है कोई इनोवेशन है, नो, बोलता है कि मेरी टीचिंग कोई इनोवेशन नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिवाइव कर रहा हूँ। और मैं जोर डायनेस्टी में जो विजडम थी उसी चीज़ को आपके सामने ला रहा हूँ। क्या था, हाँ। और उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंस ऑफ रिचुअल प्रायोरिटी बोला, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बोले, और इसी को क्या बोलते हैं, ली, क्या बोलते हैं, ली। और इनके रूल भी बोले कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप जो है सेंट्रल टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस है। यानी कन्फ्यूशियस जो है ज़्यादातर क्या चाहते थे कि ह्यूमन जो आपस में हार्मोनाइज रहे, ठीक है। और यही ज़्यादातर इनका सेंट्रल थीम था, हाँ। और इसी रिचुअल प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं, ली बोलते हैं। अब कन्फ्यूशियस क्या बोलते हैं, कन्फ्यूशियस बोलते हैं कि रिचुअल प्रायोरिटी का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट रैंक के या स्टेटस के हों, उनको अपने रूल, जो ही रूल उनको दिया गया होता है उसी रूल में उनको एक्ट करना पड़ता है, और उसी रिलेशनशिप में उनको एक्ट करना पड़ता है। अब इसको कन्फ्यूशियस आगे बोलता है कैसे, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ समझ सकते हैं। कन्फ्यूशियस जो है 5 रिलेशन को बहुत हार्मोनाइज कम्युनिटी बोलता है। कौन कौन सी है 5, पहले बोलते हैं जो रिलेशनशिप रूलर और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। फादर सन के बीच में रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप, एल्डर एंड यंगर ब्रदर के बीच में रिलेशनशिप, और फ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप। बोलता है कि कन्फ्यूशियस इनको क्या करना चाहिए, अपने अपने रिलेशंस में इनको कैसा रहना चाहिए। बोलते हैं कि जो सीनियर पार्टनर हैं उनको अपना रिलेशन जो है बहुत केयर से निभाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो रूलर है उसको सब्जेक्ट से बहुत केयर से पेश आना चाहिए, फादर को अपने बेटे से, सन से बहुत केयर से पेश आना चाहिए, ऐसे ही हस्बैंड को वाइफ से, एल्डर को यंगर ब्रदर से, फ्रेंड को फ्रेंड से। बोलते हैं कि जहाँ पे अगर जूनियर की बात करिए, जैसे सब्जेक्ट सन वाइफ की बात की, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको रेस्पेक्टफुली से अपने जो है सीनियर से पेश आना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनकी रेस्पेक्ट ना करें, ठीक है। और इसी हार्मोनियस सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए जो है कन्फ्यूशियस जो है कुछ टर्म्स का यूज़ करता है। और क्या बोलता है कन्फ्यूशियस बोलता है हमारे पास कि हमारे पास एक सोशल और एक हार्मोनियस सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए। पहली चीज़, हमारे पास फिलाइलपिटी होनी चाहिए। फिलाइलपिटी होता है कि पूरा जो हमारे पास एक कम्युनिटी वो एक फैमिली की तरह रहनी चाहिए, और इसी को चाइनीज़ में जौ बोलते हैं। ओबीडेंस और कंसर्न होना चाहिए अपने पेरेंट्स, और अपनी लॉयल्टी होनी चाहिए किसके ताई, रूलर्स के ताई। मतलब कि हमने रूलर्स के लिए जो है हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए, हाँ। और हम ओबीडेंस,
हम कंसर्न होने चाहिए अपने पेरेंट्स, हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारे पास जो है जो कन्फ्यूशियस हैं 3 टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा 3 टर्म जो है रिलेटेड है किससे, कन्फ्यूशन से। एक रिंजिन, एक ली, और तीसरी चीज़ जो है जुनजी है। देखो रिंजिन क्या होता है, रिंजिन जो है ये इनर मॉर्टल से है, मतलब इनर जो इनर मॉरल पावर है इंसान की, बोलता है कि वो कैसे इंसान अटेन करे। कन्फ्यूशियस बोलता है कि जो इनर पावर है वो इंसान जो है प्रैक्टिस ऑफ मॉरल वर्च्यूज से कर सकता है। जब इंसान मॉरल वर्च्यूज को कंटिन्यूसली बेस्ड पे हम जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें कि हमारे अंदर जो है वो क्या आता है, एक मॉरल वर्च्यू आता है, इसी को रिंजिन बोलते हैं। और ये एक इंसान की एक इनवर्ड पर्सनैलिटी है, और ये इंसान को एक अंदर से बहुत अच्छा बनाता है। ये क्या बोलते हैं, कन्फ्यूशियस बोलते हैं रिंजिन, रिंजिन जो है ये इनर पावर है। हाँ, जब हम कंटिन्यूसली बेस्ड पे मॉरल वर्च्यूज को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर जो है अच्छी चीज़ें आएंगी। हाँ, हमारे अंदर गुड चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़ जो है ली जो है आउटवर्ड बिहेवियर के लिए है, मतलब कि हम जब ली को प्रैक्टिस करेंगे, किसको, ली, जब हम ली को प्रैक्टिस करेंगे तो सोसाइटी जो हार्मोनाइज्ड होगी। हाँ, ये एक इंसान के आउटवर्ड बिहेवियर से रिलेटेड है। ली मैंने आपको पीछे बोला था कि ली क्या होता है। ली होता है कि हर इंसान को क्या करना चाहिए, अपने रिलेशन में, मतलब कि अपने रिलेशन में फिट रहना चाहिए। जैसे रूलर और सब्जेक्ट का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, इनको अपने अपने रिलेशन में फिट रहना चाहिए, ठीक है। रूलर को सब्जेक्ट के तय कैसा रहना चाहिए, ये ली होता है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आउटवर्ड जो है, ये आउटवर्ड बिहेवियर को ठीक करता है। जब हम छोटों से मोहब्बत करें और बड़ों से जो है एहतराम से पेश आएँ, तो फिर जाके जो हम आउटवर्ड को ठीक कर सकते हैं। और इस चीज़ को भी हमें प्रैक्टिस करना है। और थर्ड चीज़ जो है रिलेटेड है वो क्या है, जुनजी। जुनजी जो है एक एग्जम्पलरी पर्सन को बोलते हैं, एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग क्लास को बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो एक एक बंदे में जो है ये तब आती है, जुनजी की पर्सनैलिटी तब आती है जब वो एक बहुत एक्सलेंस पे पहुंच गया होता है बंदा। और ये कौन सी क्लास होती है, एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग क्लास होती है, जो रूल क्लास करती है। उनके अंदर जो है एक एग्जम्पलरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और जुनजी होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सलेंस होनी चाहिए उनको, ठीक है। और यही था कन्फ्यूशियस की पूरी फिलासफी। इसको हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।